हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी लॉ अपडेट चैनल। भारतीय कानून हिंदी में जानने के लिए मेरा चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ऐड करें। और मैं हूं एडवोकेट संजय कुमार सिंह ठाकुर। और आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 CPC 1908 दैनिक प्रक्रिया संहिता, दैनिक दंड प्रक्रिया संहिता कानून के बारे में, भारतीय दैनिक दंड प्रक्रिया कानून के बारे में, जो कि एक यूनिफॉर्म कानून है पूरे भारतवर्ष में। उसी से सारे अदर सिविल प्रोसीजर वाले कानून जो होते हैं बनाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका हिस्ट्री है, बायो है, उसका मीनिंग डेफिनेशन अर्थ परिभाषा है, या उसके एसेंशियल एलिमेंट फीचर्स है, विशेषताएं है, ये उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, या उसके मेरिट डिमेरिट्स है, या उसके केस लॉज है, जजमेंट है, ऑर्डर्स है इस अधिनियम में। और चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे, सेक्शन वाइज सेक्शन करेंगे, या फिर कंक्लूजन है। और कंक्लूजन से पहले इसका इंपोर्टेंस और ऑब्जेक्ट और इंपोर्टेंस, ये सारे की सारे जो है हम चैप्टर वाइज करेंगे, अधिनियम वाइज करेंगे। जितने भी अधिनियम आते हैं भारतीय सिविल प्रक्रिया कानून में, चाहे 1908 है, चाहे 2012 है, 2004 है, अमेंडमेंट वाले हैं, संशोधन वाले हैं, या दूसरे सिविल प्रक्रिया वाले जो कानून है राज्य में चलते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें टोटल जो है, तो आज जो हमारा अध्याय प्रथम है, चैप्टर फर्स्ट, जो कि दिया गया है धारा सेक्शन 1 से लेकर 8 तक, इसमें दिया गया है जो कि प्रिलिमिनरी प्रारंभिकता का अध्याय है। और इसमें टाइप्स ऑफ कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, टाइप्स ऑफ सिविल जजेस है, या उनका अर्थ और परिभाषाएं है, या टाइप्स ऑफ सूट्स केसेस है, सिविल सूट्स है, टाइप्स ऑफ सिविल कोर्ट्स है, या टाइप्स ऑफ पार्टीज है, उनके बारे में दिया गया है 1 से लेकर 8 धारा तक। जैसे स्मॉल प्रोविंशियल कोर्ट हुए, प्रेसिडेंशियल कोर्ट हुए, रेवेन्यू कोर्ट हुए, ये सब सिविल कोर्ट में आते हैं, या तहसील या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए। फिर इसमें आता है सिविल न्यायालय में आता है। सिविल न्यायालय तो आपका सुप्रीम कोर्ट भी है। फिर इसके बाद आता है 1 से लेकर 8 धाराओं में जो इसकी विशेषता है, इनमें आप संशोधन कर सकते हैं कि जितने भी सब क्लोजेज है, खंड है, उपखंड है, जिनको हम धारा या सेक्शन कहते हैं, धारा वो सब धाराएं हैं, ए और बी करके दी रहती है, उनमें आप संशोधन कर सकते हैं। या फिर इसका जैसे इसका पेक्यूडरी जुरिस्डिक्शन, क्षेत्रफल मतलब दायरा है, इसकी पावर, शक्ति, अधिकार है सिविल न्यायालयों के। द मेन कंटेंटेड हेडिंग्स विद सेक्शंस प्रिलिमिनरी चैप्टर फर्स्ट इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड 1908, मुख्य मेल पृष्ठक धाराओं के साथ प्रथम अध्याय, धारा 1 से लेकर 8 तक प्रारंभिकता, भारतीय दैनिक सिविल दंड सिविल प्रक्रिया कोड 1908। अब इसमें जो प्रथम धारा आती है, फर्स्ट सेक्शन, जिसका नाम है शो टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंड जुरिस्डिक्शन, शो टाइटल और एप्लीकेशन। शो टाइटल में आता है मतलब नाम, नाम क्या है, जैसे नाम से ही पता लगता है, इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड, और हिंदी 1908, और हिंदी में आता है भारतीय दैनिक सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1908। दूसरा आता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट जैसा कि 1 जनवरी 1909 से लेकर ये अब तक पूरे भारत में लागू हो चुका है कमेंसमेंट, इसका लागू होना या इसकी शुरुआत। फिर तीसरा आता है इसमें जो तीसरा क्लोज है, थर्ड क्लोज सेक्शन धारा फर्स्ट में, जिसमें दिया गया है एक्सटेंड, ये पूरे इंडिया में, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को छोड़कर ये अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा। साथ में अगर नागालैंड और ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड राज्य सरकार अगर चाहती है तो इन उपबंधों को और इस कानून को लागू कर सकती है, जिस भी क्षेत्र में करना चाहती है नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के। और जो 21 जनवरी 1972 से पहले जो ट्राइबल एरिया और असम से मतलब है, जो 1972 21 जनवरी से पहले 20वें अध्याय में जो भी नाम दिए गए हैं इन ट्राइबल एरियाज के या नागालैंड क्षेत्र के, जो भी तहसील है, जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जो भी नाम दिए गए हैं, वो 6वीं अनुसूची में मिलेंगे, उसके पैरा 20 में दिए गए हैं। तीसरा आता है कि जो चौथा क्लोज है इसमें, इस धारा 1 में 4 क्लोज दिए गए हैं, और जिसमें जो चौथा क्लोज है उसमें दिया गया है कि जो लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी ऑफ आंध्र प्रदेश है, या लक्षद्वीप जो एजेंसी है, या फिर जो वेस्ट और ईस्ट गोदावरी है, इन एरियो में जो भी रूल एंड रेगुलेशन पहले से चल रहे हैं उसको बिना छेड़खानी करे या उनको बिना प्रोहिबिट या रिप्लेस करे, ये उपबंध वहाँ भी लागू होंगे। अगला आता है नेक्स्ट धारा 2 सेक्शन 2, जिसमें 20 क्लोजेस है, 20 क्लोज दिए गए हैं, जो कि दिया गया है अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन जिसमें बताया गया है। जिसमें जो फर्स्ट क्लोज है उसमें डिग्री के बारे में दिया गया। डिग्री क्या होता है, जितने भी डिसीजन, ऑर्डर, जजमेंट, निर्णय या आदेश होते हैं उनको डिग्री कहते हैं ऐसे नॉर्मली, लेकिन उसका जो लीगल या कानूनी या न्यायिक जो उसका अर्थ है, ये क्या कहलाता है, डिग्री एक एडजुडिकेशन होता है, या एक ऑर्डर होता है, एक जजमेंट होता है, एक डिसीजन होता है, या एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है बाय द सिविल कोर्ट, बाय द सिविल जजेस, नॉट बीइंग अ मैजिस्ट्रेट और क्रिमिनल कोर्ट, जो कि मैजिस्ट्रेट और क्रिमिनल कोर्ट द्वारा नहीं दिया जाता है, सिविल कोर्ट द्वारा दिया जाता है। जो पक्षकार होते हैं, पार्टीज होते हैं, या 2 लोग होते हैं जो कि कंप्लेंट करते हैं, या जो ट्रायल में केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरी में है, या अभी प्लेट फाइल ही करते हैं, केस दर्ज ही करते हैं, और प्लेट रिजेक्ट भी हो जाता है क्योंकि भाई आपने झूठा कंप्लेंट या प्लेट यहाँ पर केस फाइल कर रहे, लिटिगेशन, सिविल पिटीशन, तो उसमें जो डिक्री होती है उसका जो एडजुडिकेशन का मतलब है, मतलब
जो डिग्री होती है वो एक फाइनल होती है, एक प्रिलिमिनरी होती है, एक प्रारंभिक होती है, एक अंतिम निर्णय होता है या अंतिम होती है। एडजुडिकेशन का मतलब न्यायिक निर्णय। एडजुडिकेशन का मतलब होता है एडजमेंट या एड डिसीजन। मतलब जैसा मैंने बताया, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। एक दो तरह से एडजुडिकेशन होती है जिसको हम डिग्री कहते हैं। न्यायिक निर्णय दो तरह से दिया जाता है डिग्री जो है, या एक होता है फाइनल, एक होता है प्रिलिमिनरी प्रारंभिक और अंतिम। जिसमें दोबारा कार्रवाई करनी है वो होता है प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, और जिसमें फाइनल कार्रवाई हो चुकी है, दोबारा कोई कार्रवाई नहीं करनी है, कोई निर्णय नहीं देना है, कोई डिसीजन नहीं देना है, या कोई कार्रवाई नहीं करनी है, प्रोसीडिंग नहीं करना है, वो होता है फाइनल डिग्री। दूसरा होता है डिग्री होल्डर, कौन होता है, और डिग्री जो होती है सारी उनका एग्जीक्यूशन होता है, उनका प्रवर्तन होता है। डिग्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिग्री दी जाती है या कोई जजमेंट ऑर्डर दिया जाता है, उनको डिग्री होल्डर या जजमेंट होल्डर या ऑर्डर होल्डर कहते हैं। और जजमेंट डेप्टर या डिग्री डेप्टर या ऑर्डर डेप्टर वो होता है, डिसीजन डेप्टर, जिसके अगेंस्ट में निर्णय या डिसीजन या आदेश दिया जाता है या डिग्रियाँ दी जाती है। अब इसमें आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है प्रवर्तन। जैसे कोई ऑर्डर, डिग्री, जजमेंट दिया जाता है, इस तरह से डिग्री का मतलब है निर्णय या आदेश। अब आदेश और निर्णय को ऑर्डर भी कहते हैं, जजमेंट भी कहते हैं। अब जजमेंट क्या होता है कि जो ऑर्डर या डिग्री होता है उस पर जो फॉर्मल एक्सप्रेशन लेता है, औपचारिक अभिव्यक्ति, उस पर टिप्पणी करता है, ऑर्डर या जजमेंट पर कुछ कहता है या लिखित रूप में, या और उस कहता भी है ओरली और लिटरली, उसको कहते हैं जजमेंट। और जजमेंट अपने आप में ऑर्डर और डिग्री होता है। लेकिन जो ऑर्डर और जजमेंट है उसको सिविल में हम डिग्री कहते हैं, लेकिन क्रिमिनल में उसको हम सेंटेंस भी कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। मतलब सजा देने को क्या कहते हैं, जजमेंट और ऑर्डर को क्या कहते हैं, या डिग्री को क्रिमिनल कोड में सेंटेंस भी कहते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना। लेकिन इस सजा देने को सिविल कोड में क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं या जजमेंट ऑर्डर कहते हैं। उस सजा देने को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, आदेश कहते हैं, निर्णय कहते हैं, या सजा देना कहते हैं। मतलब सजा दी कि तुम वो अपनी खिड़की या अपनी वो दीवार वहाँ से तोड़वा दो, उनको वेंटिलेशन नहीं आ रहा है। सजा देने को सिविल मामलों में क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, और उस सजा देने को क्रिमिनल मामलों में सेंटेंस भी कहते हैं। अब जो सिविल मामलों में जैसे डिग्री होल्डर होता है, तो डिग्री होल्डर के फेवर में, जिसके फेवर में डिग्री या सजा, जिसको सजा दी जाती है उसको कहते हैं हम डिग्री या जजमेंट डेप्टर। लेकिन जिसके फेवर में सजा दी जाती है उसको कहते हैं डिग्री होल्डर या जजमेंट होल्डर। मतलब उसके विरोधी को, दूसरे पक्षकार को, जजमेंट डेप्टर को, डिग्री डेप्टर को आपने सजा दी कि भाई तू मकान खाली कर दे या दीवार तोड़ दे या उनको रास्ता दे, ऐसा होता है। फिर आता है इसमें सिविल कोड। सिविल कोड वो होता है, लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन का आता है कि एग्जीक्यूशन में क्या होता है, सिविल कोड में जो एग्जीक्यूशन होता है कि जैसे ऑर्डर, डिग्री, जजमेंट, सजा दी गई है, लेकिन उसने वो मकान खाली नहीं करा, पुल या रास्ता उसको नहीं दिया ऑर्डर डिग्री होने के बाद भी, तो उसको फिर से प्रभाव तरीके से ढंग से कार्रवाई करने के लिए दोबारा उस पर जो ऑर्डर या डिग्री दी जाती है उसको, अगला नेक्स्ट आता है प्लीडर या गवर्नमेंट प्लीडर। जो प्लीडर क्या होता है पहले ये समझते हैं। प्लीडर मतलब एक वकील, एक अटॉर्नी और एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि अपीयर होता है कोर्ट में पक्षकार या पार्टियों के लिए कार्यवाहियों में हिस्सा लेने के लिए, उनके बदले में, वो था प्लीडर। फिर इसमें आता है गवर्नमेंट प्लीडर जो सरकार के लिए कोर्ट में अपीयर होता है, वो सरकारी वकील होता है, अटॉर्नी होता है, या कोई सरकार द्वारा अपॉइंट पर्सन होता है, एम्प्लॉई होता है। फिर आता है इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव। जो प्लीडर होता है रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, उनके बिहाफ में वहाँ पर कार्रवाई करता है। फिर जो प्लीडर, इसको आई प्लीडर भी कहते हैं या ई प्लीडर भी कहते हैं। फिर नीचे आते हैं हम गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट सर्वेंट। अब ये कौन होते हैं, ये कोर्ट एम्प्लॉई, जुडिशियल एम्प्लॉइज या ऑफिसर, ये होते हैं जैसे जजेस है, सरकार, हमारा जो सिविल जज है, हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सिविल प्रोसिक्यूटर है, या फिर हमारा जो स्टेट और राज्य में, सेंटर में जो सरकारी सेवाओं में काम कर रहे हैं, उनको कहते हैं। इस तरह से जो ऑर्डर होता है स्ट्रिक्टली उसको आदेश कहते हैं, और जो डिग्री होता है उसको हम निर्णय कहते हैं या आदेश भी कहते हैं। फिर इसमें आता है मूवेबल, चल और अचल संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब जैसे कोई कॉर्प्स है, जैसे कोई फसल है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें जो फसल लगी है उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो जिसमें वो लगी है उसको हम अचल संपत्ति कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा में से प्रॉफिट। मतलब जैसे कोई पर्सन है, उसने इलीगल पोजेशन लिया है, अवैधिक गैर कानूनी जो संपत्ति का, चाहे अचल है चाहे चल है, मूवेबल चाहे मूवेबल, उसमें जो भी उसको प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं बेसिकली प्रॉफिट। फिर आता है फॉरेन कोर्ट। मतलब जो सेंट्रल सरकार या भारत सरकार द्वारा कोर्ट बाहर विदेशों में स्थापित नहीं करे हैं उसको कहते हैं फॉरेन कोर्ट। और
फॉरेन कोर्ट जो है, फॉरेन के चाहे वो जैसे अमेरिका की कोर्ट है या इंग्लैंड की कोर्ट है, और उन कोर्टों के द्वारा जो जजमेंट या ऑर्डर या डिक्रियाँ दी जाती है सिविल कोर्टों द्वारा, सिविल न्यायालयों द्वारा या दैनिक न्यायालयों द्वारा, उसको कहते हैं हम सिविल या दैनिक डिक्री। आता है 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, धारा 3 में दिया गया है प्रथम अध्याय। अब धारा 3 में एक ही क्लोज आता है, मतलब अधीनस्थ न्यायालय, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसके अधीनस्थ आता है हाई कोर्ट और जितने भी लोअर कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर सेशन और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, और ऐसे ही बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे पंचायत कोर्ट और सब डिविजनल और तहसील कोर्ट, बस ही होता है। यही दिया गया है इसमें धारा 3 में। फिर आता है धारा 4 सेविंग, मतलब बचाव। क्या दिया गया है बचाव? उसमें धारा 4 में 2 क्लोज दिए गए। पहले क्लोज में दिया गया है कि जो भी उपबद्ध है, सेक्शन क्लोज है, सब क्लोज है, वो सारी उपबद्ध जो है, जो भी किसी राज्य में, यूनियन में, स्टेट में या किसी क्षेत्रफल में या किसी गांव में, पंचायत में जो भी लोकल कानून है, स्पेशल लॉज है, चाहे वो पार्लियामेंट्री स्पेशल लॉ है या स्टेट राज्य की विधान की स्पेशल लॉ है, या लोगों का कोई रिचुअल कम्युनिटी का उसका लोकल लॉ है, उसको ये प्रभावित नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेंगे यहाँ के इस संहिता के प्रोविजन। दूसरा दिया गया है इसमें दूसरे क्लोज में, और दूसरे जो अदर लॉज है उनको भी ये अफेक्ट नहीं करेगा। कि जैसे कोई लैंड लॉर्ड है, या क्लोज 2 का मतलब है 4(2) का, कि जैसे कोई लैंड लॉर्ड है या लैंड होल्डर है, लैंड लॉर्ड हुआ मालिक और होल्डर हुआ, किसी ने किराए पर या पट्टे पर जमीन भूमि ली है और उसमें जो भी उगता है, या उसने कोई दुकान होटल ही खोल रखा है, या जो भी उसमें फसल भी उगती है या बगीचा डाल रखा है, तो उसमें जो भी उसको प्रॉफिट आता है, उसमें जो रेमिडीज मिलती है, उपचार मिलते हैं, रेमिडीज मिलते हैं, वो किसी भी कानून में, जैसे कोई एग्रीकल्चर लॉ या एक्ट्स अधिनियम है, संहिताएं है, चाहे वो स्टेट की है, राज्य की है, सेंट्रल की है ना, या फिर लोकल उसमें कानून बने होते हैं, उसमें रूल एंड रेगुलेशन, तो उनको ये अफेक्ट नहीं करेगा, ये दिया गया है। अगला आता है नेक्स्ट धारा सेक्शन 5 धारा 5, जिसमें दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू रिवेन्यू कोड, मतलब ये जो अधिनियम है इसका लागू होना कहाँ पर? रिवेन्यू कोड पर, जो हमारा राजस्व न्यायालय होता है। रिवेन्यू कोड क्या होता है? आय न्यायालय या इनकम न्यायालय या बिजनेस न्यायालय, व्यापार न्यायालय, ट्रेड न्यायालय, डिजिटल बिजनेस, डिजिटल एफिलिएट न्यायालय या सिविल न्यायालय, ये सिविल न्यायालय की श्रेणी में आता है। ये होता है रिवेन्यू कोड। इसमें दिया गया है कि जो राजस्व न्यायालय रहते हैं या आय न्यायालय रहते हैं, जिसको रिवेन्यू कोड कहते हैं, जिसमें जो हमारी धारा 5 है, इसमें 2 क्लोज है। पहले क्लोज में आता है कि जैसे इसमें जो स्पेशल इनेक्टमेंट्स है या लोकल लॉज है या अदर लॉज है या स्पेशल लॉज है, कहीं भी लागू है ना, या कस्टम लॉज है या इनेक्टमेंट्स है, अगर वो चल रही है तो वो साइलेंट है, चुपचाप है, तो इसमें जो इस अधिनियम के जितने भी उपखंड है या खंड है, जिनको क्लोज, सब क्लोज या धारा कहते हैं या अध्याय कहते हैं, अगर वो लागू होते हैं, उन पर वो चला रहे हैं, तो जो राज्य सरकार है वहाँ पर वो लोकल लॉज साइलेंट है, चुप है। तो राज्य सरकार जो है या सेंट्रल सरकार के कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस पर बाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके, सूचना अधिसूचना जारी करके उसको क्या कर सकती है, इन प्रोविजनों को रोक सकती है, बंद कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है। और वो जो लोकल वाले जो स्पेशल इनेक्टमेंट्स है या अदर लॉज है, वो वैसे ही चलेंगे, उनके उपखंड या उनके जो धारे हैं जैसे वो चलती आ रही थी, या तब तक जब तक जो हमारा न्यायालय है या न्यायालय को कोई रूल रेगुलेशन या लॉ उस पर नहीं बना दी थी राज्य और सेंट्रल सरकार। सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर इसका अफेक्ट या इफेक्ट जो अगर डालना चाहती है प्रोविजनों का, जो हमारा ये CPC 1908 है उन स्पेशल लॉज पर, तो उसके लिए वो स्पेशल कानून या रूल रेगुलेशन जो है बाई नोटिफिकेशन जारी करेगी या जो नया उसमें अमेंडमेंट संशोधन करके नया कानून बनाएगी। दूसरा आता है रिवेन्यू कोड। क्या होता है रिवेन्यू कोड? का मतलब है कि जैसे कोई जो सिविल न्यायालय को छोड़कर, क्योंकि रिवेन्यू कोड क्या था, सिविल न्यायालय की श्रेणी में आता है, लेकिन सिविल न्यायालय में और जो हमारा रिवेन्यू कोड होता है दोनों में फर्क क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन। ये जो रिवेन्यू होता है वो एक आय न्यायालय होता है, जिसमें हम जो भूमि है, रेंट है, रिवेन्यू है, या उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है या कोई बिजनेस व्यापार है उस सेल्स में या उसकी सर्विसेज में, है ना, जो भी उसमें प्रॉफिट आता है या जो भी आय आती है, तो उसको कहते हैं हम रिवेन्यू कोड। उसके मामले चलते हैं। जबकि जो सिविल कोड रहते हैं, जैसे नॉर्मल भूमि है, उसका कोई अपवाद है, जो उसका कोई डिस्प्यूट है, उसके केसेस चलते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर उस पर आय की बात आ जाती है, उस भूमि पर आय हो रही है, इनकम आ रही है, तो वो रिवेन्यू कोड में चले जाते हैं। जबकि वो सिविल कोड को ही रिवेन्यू कोड भी कहते हैं। लेकिन रिवेन्यू कोड का मतलब है जो आय का या इनकम या पैसों के मामलों से रिलेटेड जो भी वहाँ पर केसेस पक्षकारों द्वारा किए जाते हैं, लड़े जाते हैं, उसको कहते हैं रिवेन्यू कोड। कि जैसे कोई कंपनी है या स्टेट या राज्य या सेंट्रल सरकार है, वो कोई बिजनेस व्यापार कर रही है, या कोई पर्सन व्यक्ति है वो कोई व्यापार कर रहा है, चाहे ठेला चला रहा है, चाहे सब्जी घास बेच रहा है, या अंडे मुर्गी के बेच रहा है, या दूध घी बेच रहा है, कोई भी पोल्ट्री फार्म चला रहा है, तो उसके मामले होते हैं। जैसे कि अब जैसे होता है डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग होता है, या एफिलिएट मार्केटिंग होता है, या डिजिटल बिजनेस होते हैं, ई कॉमर्स के बिजनेस होते हैं, उनके मामले वहाँ पर चलते हैं। जैसे शेयर मार्केट के, डिबेंचर मार्केट के, हमारा स्टॉक मार्केट के, इक्विटी मार्केट के, तो ये सब व्यापार में आता है। तो व्यापारिक मामले जिसमें इनकम होती है, आय आती है, क्योंकि व्यापारिक मामलों में क्या होता है, ट्रेड बिजनेस में क्या होता है, आय आती है, इनकम आती है, तो उसके मामले वहाँ पर चलते हैं।
वो और रिवेन्यू कोड कहाँ पर किसकी श्रेणी में आता है, क्लासिफिकेशन ब्रांच में आता है सिविल न्यायालयों की। और सिविल न्यायालय तो रूल और रेगुलेट होते ही है इन अधिनियम, इस अधिनियम सीपीसी 1908 के धाराओं और सेक्शनों के अंतर्गत। अब जो सिविल कोड होता है उसमें रिवेन्यू कोड के मामले चल सकते हैं, लेकिन रिवेन्यू कोड में सिविल कोड के मामले नहीं चल सकते, क्योंकि रिवेन्यू कोड में क्या होता है, आय के मामले होते हैं, जबकि सिविल कोड में जो है आप आय के मामले चला सकते हैं और साथ साथ में जो कि रिवेन्यू कोड में आते हैं, और साथ साथ में कोई लड़ाई झगड़ा होता है भूमि के लिए अपवाद है या कोई दूसरे सिविल दैनिक केसेस रहते हैं, कोई कुल है जमीन के विवाद है, वो चलते हैं। लेकिन उसमें प्रॉफिट व्यापार हो रहा है तो रिवेन्यू कोड में जाएंगे। तो इसलिए रिवेन्यू कोड क्या होता है, सिविल कोड नहीं हो सकता, लेकिन सिविल कोड रिवेन्यू कोड हो सकता है। तो इसलिए सिविल कोड होता है दैनिक न्यायालय, जबकि जो ये कहलाता है ये होता है आय न्यायालय या राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जिसमें राजस्व को इनकम कहते हैं या आय कहते हैं, या राज्य की इनकम या कंपनी की इनकम उसके मामले चलते हैं, या किसी व्यक्ति की इनकम, तो इसके मामले इसमें चलते हैं। दूसरा आता है रिवेन्यू कोड्स एक्ट होता है, जैसे सिविल कोड एक्ट होता है, और रिवेन्यू एक्ट्स होते हैं जिसमें कि बिजनेस लॉ है या हमारा शेयर स्टॉक मार्केट लॉ है, वो वाले कानून इसमें चलते हैं। और रिवेन्यू कोड लॉ चलता है या रिवेन्यू सिविल कोड प्रोसीजर चलता है, जैसे कि अलग अलग राज्यों में या अलग अलग यूनियन में उससे रिलेटेड अलग अलग जो है रिवेन्यू कोड्स के अलग अलग कहते हैं राज्यों के अपने रिवेन्यू कोडों के अधिनियम, और इनको कहते हैं स्पेशल इनएक्टमेंट्स या लोकल लॉ या राज्य के अधिनियम या कानून, जो राज्य द्वारा रिवेन्यू कोड्स के लिए रिवेन्यू के कोड्स के अधिनियम होते हैं। रिवेन्यू प्रक्रिया संहिता भी उनको कहते हैं, जिसमें रिवेन्यू के उसमें वो चलते हैं, जैसे ट्रेड एक्ट्स है या फिर हमारा साइबर ट्रेड एक्ट है या ई ट्रेड एक्ट है, ये सारी अधिनियम भी उसमें लगते हैं। लेकिन ये जो हमारा सीपीसी 1908 है, ये क्या है, हमारा सेंट्रल या भारतीय नेशनल यूनिफॉर्म एक्ट है, इसी के थ्रू वो सब बने होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको परमिशन दी होती है। जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार, यूनियन सरकार जो है उस पर अपने नए नए उपबंध और इनैक्टमेंट अकॉर्डिंग इसके हिसाब से बना सकती है। दूसरा, ये उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे अगर वो वहाँ पर वो लोकल लॉ चलती है, क्योंकि हर राज्य में चाहे वो सिविल है, चाहे रिवेन्यू की है या कोई अदर लोकल लॉ है, वो उनके कस्टम और उसके हिसाब से डिफर हो जाती है, चेंज हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो हमारा नेशनल एक्ट है सीपीसी, इसी के थ्रू वो सारे रेगुलेट होते हैं, रूल्ड होते हैं, जिस पर फिर उनको परमिट मिलता है राज्य और यूनियन सरकार को उस पर कानून बनाने के लिए, और जो लोकल सरकारें होती है लोकल लॉ बनाने के लिए, उस पर कानून चलाने के लिए, तो उस पर ये। अगला आता है धारा 6 सेक्शन 6, जिसमें कि दिया गया है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब आर्थिक और धन क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का या सिविल जजेस का। जब भी कोई धन संबंधी मामले होते हैं, जैसे पेक्यूनियरी के मामले, पेक्यूनियरी का मतलब हुआ धन संबंधी, और जैसे रिवेन्यू कोड में मामले हैं वहाँ भी धन संबंधी मामले चलते हैं, केसेस चलते हैं। फिर दूसरा होता है सिविल कोड, जो दूसरा रहता है सिविल कोड, जिसमें रिवेन्यू कोड भी आता है पेक्यूनियरी कोड के अलावा। तो उसमें जो सूट का जो या केस का जो अबाउट होता है, केस का जो अबाउट होता है, चाहे वो कोर्ट का है, जैसे केस फाइल करने का अबाउट होता है, दूसरी कार्यवाहियों के अबाउट होते हैं, तो उससे ज़्यादा अधिक वो वसूल नहीं सकता, का ऑर्डर वो दे नहीं सकता या डिक्री दे नहीं सकता। और सिविल न्यायालय और सिविल जज, ये होता है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन सिविल न्यायालय का, धन संबंधी, धन और आर्थिक क्षेत्राधिकार, कि जैसे कोई कंपनसेशन का है किसी ने या क्लेम का है, तो जितना उसकी वैल्यू होती है केस की अबाउट में, उतना ही वो लेगा, उससे अधिक चार्ज नहीं करेगा। अगला आता है धारा 7, जिसमें दिया गया है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट, और धारा 8 जिसमें दिया गया है प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट। दोनों में सेम लगता है। जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट का मतलब है छोटे टाइप के जो केसेस होते हैं, छोटे टाइप के जो केसेस होते हैं सिविल केसेस, लघु मतलब स्मॉल केसेस जो होते हैं, छोटे छोटे केसेस होते हैं, उनके बारे में, जैसे कहीं किसी ने सिगरेट पी ली, धुआं, या छोटे छोटे जो अबाउट वाले जो केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड है। अगर रिवेन्यू कोड की बात करें, या छोटे छोटे जो वाद विवाद होते हैं डिस्प्यूट, उसके केसेस है, उनकी बात हो रही है। तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट का मतलब जो प्रांतीय न्यायालय है, जहाँ पर छोटे छोटे केसेस चलते हैं, जो तहसील से नीचे आते हैं या तहसील लेवल तक कराते हैं, चाहे पंचायत कोर्ट है या फिर सब तहसील कोर्ट है। फिर प्रेसिडेंशियल कोर्ट वो होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ या उसके सब डिविजनल में आते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि 7 और 8 धारा में दिया गया है, इसमें दिया गया है कि जैसे जो हमारा प्रेसिडेंशियल, जो हमारा प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस एक्ट है, प्रांतीय छोटे लघु कानून अधिनियम 1887 है, या 1905 बिहार प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड एक्ट है, या प्रेसिडेंशियल और प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड का मतलब है ऐसे छोटे छोटे मोटे न्यायालय जहाँ पर छोटे मोटे सिविल डिस्प्यूट चलते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया अभी। तो इनमें आता है कि जैसे ये फॉलोइंग कुछ ऐसे प्रोविजन, ये खंड है जो कि उन कोर्टों में या उन अधिनियमों में ये सिविल प्रोविजन कोड के जो है सीपीसी 1908 इसकी सेक्शन धाराएं लागू नहीं होती है। जैसे कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स है या स्टेटमेंट्स लिखना होता है, या फिर ऐसे कुछ केसेस या जो वाद विवाद या ऐसे डिस्प्यूट वाले जो केसेस होते हैं, या वो उन छोटे कोर्टों में आप दायर नहीं कर सकते, केस नहीं लगा सकते, वहाँ पर फाइल नहीं कर सकते केस, वहाँ पर उनकी कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, वहाँ कंप्लेंट नहीं हो सकती, वो वाला जो कि यहाँ पर दिया गया है।
और उनमें भी ऐसे एक्सेप्शन दिए गए। और एक्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो प्रेसिडेंशियल प्रोविंशियल सिविल कोड एक्ट 1908 और 1887 और 85 है, फिर उसमें दिया गया है कि जैसे कोई अदर है जो कि इस स्मॉल प्रोविंशियल कोर्स कोड या प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्स कोड जो कि इस अधिनियम 1908 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसमें भी ये प्रोहिबिटेड है, वहाँ पर भी ये नहीं चलेंगे। तो इन स्मॉल कोर्सेज या लघु या छोटे न्यायालयों, लघु का मतलब है छोटे छोटे न्यायालय जहाँ पर छोटे छोटे केसेस चलते हैं, तो यहाँ पर जैसे जो अटैचमेंट वो प्रॉपर्टी है उसके केसेस है, या जो रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो है, या अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके जो केसेस है वो नहीं चलेंगे। फिर आता है कि जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो एग्जीक्यूशन डिक्री और ऑर्डर लेना होता है एग्जीक्यूशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, वो नहीं चलेगा। या फिर एग्जीक्यूशन ऑर्डर या डिक्री, एग्जीक्यूशन डिक्री या ऑर्डर लेना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या फिर जो अटैचमेंट रिसीवर का करवाना है उसको एग्जीक्यूशन का चलना है, तो ये वाले ऑर्डर वहाँ पर नहीं, छोटे कोर्टों में ये नहीं चलते, न्यायालयों में। फिर आता है कि जैसे इन स्मॉल कोज जो प्रेसिडेंशियल होता है, प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोज कोर्ट है, उसमें रहता है जैसे मद्रास है, बॉम्बे है, उसमें रूल बने होते हैं। जैसे हमारा जो एक्ट है तो उसमें वो मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट है, उससे रिलेटेड अपने आप कानून बनाएगा प्रेसिडेंशियल, जो कि डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्शन ऑफ सम सूट्स इन कोग्निजेंस या जुरिडिक्शन इन कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कोजेस, मतलब जो छोटे छोटे टाइप के जो वाद रहते हैं, केसेस रहते हैं, डिस्प्यूट रहते हैं, सिविल डिस्प्यूट, तो उनको आप क्या है प्रेसिडेंशियल या प्रोविंशियल जो कोर्ट रहते हैं यहाँ पर आप दायर नहीं कर सकते, वही कर सकते जहाँ पर इसका क्षेत्राधिकार है, उनका कोग्निजेंस भी नहीं ले सकते। फिर इसमें आता है कि जैसे कोई ऑर्डर है, डिक्री, उसको आपने नेगोशिएबल करवाना है, उसको नेगोशिएट करवाना है, या उस पर कोई एक्शन ऑर्डर लेना है, एग्जीक्यूशन लेना है, तो जो रिस्ट्रिक्टेड है वो ऐसे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा स्मॉल कोजेस कोर्ट के लिए, जो कि इसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के थ्रू रूल होते हैं। और धन्यवाद, यही तक था, सिर्फ 8 धाराएं थी अध्याय फर्स्ट 1908 CPC में। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या दिल्ली है या इंडिया देश विदेश कहीं भी आपको केसेस फाइल करवाने हैं या कोर्ट कचहरी के मामले करवाने, तो आप मेरी कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से। और किसी को कोई प्रश्न उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब इसकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है या मेरिट डिमेरिट है धारा 1 से लेकर जो हमारा अध्याय 1 है, या इसकी इंपोर्टेंस या इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसका ऑब्जेक्ट है जो कि 1 से 8 तक दिया गया है, कि जितना भी सिविल न्यायालय रहते हैं, जैसे सिविल पीड़ित रहते हैं, दैनिक पीड़ित रहते हैं, जो भी पक्षकार होते हैं, जो भी पार्टीज होते हैं, जो भी लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको सिविल न्याय देना। जैसे अगर पैसों का है, व्यापार का है, धन का है, जैसे इकोनॉमिकल कोर्ट होते हैं, ये सिविल कोर्ट को इकोनॉमिकल कोर्ट कहते हैं, या फाइनेंशियल कोर्ट कहते हैं, या प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल प्रॉफिट या कोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप केसेस कर सकते हैं, ना कि आप सिविल वाद विवाद की कि उसमें जैसे कोई भूमि है तो या कोई जगह है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर कोई वाद विवाद है, भले उसमें कोई पैसे कमाने वाला काम नहीं हो रहा है, भले वो बंजर भूमि है, खंडर है, तो तब भी आप उस पर केस करवा सकते हैं। या सिगरेट का है, न्यूसेंस का है, तो उसके केसेस आप यहाँ पर दायर कर सकते हैं। फिर दूसरा रहता है कि हमारा जो पैसे धन दौलत वाला होता है, रेवेन्यू कोड जिनको कहते हैं, तो वो वाले जैसे हमारा डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग वाले केसेस रहते हैं, वो भी। दूसरी विशेषता ये भी है कि जैसे कोई डिक्री ऑर्डर हुआ होता है या जजमेंट दी गई होती है, तो उसमें अगर जो जजमेंट डेप्टर रहता है, जिसके खिलाफ हुआ है या जिसके फेवर में हुआ जजमेंट होल्डर, कोई भी केस, सिविल न्यायालय द्वारा जो भी इसकी श्रेणी आती है न्यायालयों की, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है उसमें आप फिर से ऑर्डर ले सकते हैं, फिर से डिक्री ले सकते हैं, एग्जीक्यूट और ऑर्डर और डिक्रियों को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, प्रवर्तन करवा सकते हैं कि भाई वो फलाना बंदा जो है कोर्ट से ऑर्डर आया है, कोर्ट से डिक्री मिला है, लेकिन उसके बाद भी उसने कमरा खाली नहीं करा, उसके बाद भी उसने मेरे पैसे लौटाए नहीं, उसके बाद भी उसने जो जमीन को खाली नहीं करा, उसके बाद भी उसने जो है वहाँ पर गंद डाला, बंद नहीं करा, न्यूसेंस जो है, तो ये होता है डिक्री। या उसके बाद भी उसने जो मेरे से उधार पैसे लिए थे, उधार पैसे लौटाए नहीं, जैसे व्यापार में लोग करते हैं, तो वो वाले केसेज यहाँ पर ये इसका फायदा है हर बंदे के लिए, व्यापारी है, नागरिक है, घरेलू बंदा है, व्यापारिक बंदा है ना, या कंपनी है, सरकारी प्राइवेट या सरकार है, सब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी होता है। फिर इसमें जो है सेक्शन बाई सेक्शन 1 से 8 तक दिया गया है, क्लोज बाई सब क्लोज बाई, आप उसमें जाकर अभी आगे वो दिया गया, तो आप एक्सेप्शन ऑफ सम सूट्स इन कोग्निजेंस या जुरिडिक्शन इन कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कोजेस, मतलब जो छोटे छोटे टाइप के जो वाद रहते हैं, केसेस रहते हैं, डिस्प्यूट रहते हैं, सिविल डिस्प्यूट, तो उनको आप क्या है प्रेसिडेंशियल या प्रोविंशियल जो कोर्ट रहते हैं यहाँ पर आप दायर नहीं कर सकते, वही कर सकते जहाँ पर इसका क्षेत्राधिकार है, उनका कोग्निजेंस भी नहीं ले सकते। फिर इसमें आता है कि जैसे कोई ऑर्डर है, डिक्री, उसको आपने नेगोशिएबल करवाना है, उसको नेगोशिएट करवाना है, या उस पर कोई एक्शन ऑर्डर लेना है, एग्जीक्यूशन लेना है, तो जो रिस्ट्रिक्टेड है वो ऐसे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा स्मॉल कोजेस कोर्ट के लिए, जो कि इसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के थ्रू रूल होते हैं। और धन्यवाद, यही तक था, सिर्फ 8 धाराएं थी अध्याय फर्स्ट 1908 CPC में। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या दिल्ली है या इंडिया देश विदेश कहीं भी आपको
केसेस फाइल करवाने हैं या कोर्ट कचहरी के मामले करवाने, तो आप मेरी कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मेरे से। और किसी को कोई प्रश्न उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।